लायबिलिटीज सॉरी करंट लायबिलिटीज को इग्नोर करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल होता है? टोटल एसेट्स। अच्छा, अब टोटल एसेट में मेजर कंपोनेंट किसका होता है? नॉन करंट एसेट का होता है। नॉन करंट एसेट की आपने दो वैल्यूज पढ़ी हुई है मेजर, एक कॉस्ट प्राइस पढ़ी हुई है और एक इसके अलावा नेट बुक वैल्यू पढ़ी हुई है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो टोटल होती है, नेट वैल्यू जो वो भी टोटल होती है। कॉस्ट प्राइस भी टोटल होती है, लेकिन ये आपकी पास्ट परचेज प्राइस है जिस कीमत पे आप नॉन करंट एसेट को परचेज कर चुके हो। और नेट बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू चेंज होगी? नेट बुक वैल्यू बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। वो ओवर द ईयर फ्लक्चुएट करती है, लेकिन क्या कॉस्ट फ्लक्चुएट करती है? अनलेस अनटिल कोई मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो जाए, क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड होगा तो वो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। चले हम उन मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इग्नोर अगर कर देते हैं कि नहीं होता, तो फिर कॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट सेम रहती है, चेंज नहीं होती। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम ना परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे थे और हमने क्या किया, ट्रेंड एनालिसिस किया, डिफरेंट ईयर का ROCE फाइंड आउट किया। हमें वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहा था 2021, 2022 और 2023 की उसने इंफॉर्मेशन दी, और हम यहाँ पे सपोज किए लेते हैं कि भाई उसने 2021 में भी इन तीनों सालों में PBIT सेम थी। हम सपोज कर रहे हैं भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर में भी PBIT 20 मिलियन थी, सेकेंड ईयर में भी 20 मिलियन थी और थर्ड ईयर में भी 20 मिलियन थी। हमारे नॉन करंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट हम कर चुके थे एट द स्टार्ट ऑफ 2021, वो टोटल इन्वेस्टमेंट थी हमारी जनाब 100 मिलियन की। अब कॉस्ट तो ओवर द ईयर चेंज नहीं होती। हमने इन 3 सालों में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट भी नहीं की और हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम है, जबकि हो तो नहीं सकती सेम, कॉस्ट तो सेम हो सकती है, लेकिन कुछ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे PBIT को भी कांस्टेंट ओवर द ईयर एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा जी कि मुझे ईच ईयर ROCE कैलकुलेट करके दो, आप क्या करोगे? आप करोगे PBIT ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मीन्स 20/100 इंटू 100 कितने परसेंट आएगी? 20%, 20%, 20%। इज इट ओके? अब एक काम करते हैं, नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए मैं सपोज कर लेती हूँ 10 ईयर एसेट की लाइफ है और स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज कर रहे हैं। एसेट की लाइफ अगर 10 ईयर्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो तो ईच ईयर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस सेम आएगा, और वो कितना है? 10। तो नेट बुक वैल्यू पहले साल के एंड में कितनी हो गई? सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में 70 मिलियन। एग्री करते हो इस बात से? चलो, अब मैं आपसे कहती हूँ कि पहले तो आपने ROCE कैलकुलेट की थी कॉस्ट की बेस पे, अब मुझे ROCE कैलकुलेट करके दो ऑन द बेसिस ऑफ नेट बुक वैल्यू। आप क्या करोगे? 20/90 इंटू 100, टेल मी। 22.2%। नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ, PBIT ओवर नेट बुक वैल्यू 80 इंटू 100, 25%। उससे नेक्स्ट ईयर में आओ भाई, 20/70 इंटू 100, 28.5%। अब ये देखो, आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कॉस्ट की बेस पे कैलकुलेट कर रहे हो तो जनाब इसकी बेस पे मैं अगर परफॉर्मेंस एनालिसिस करूंगी तो मुझे लग रहा है अपेरेंटली कि ओवर द ईयर हमारी परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। हम मैनेजर की परफॉर्मेंस एनालिसिस की और हमने कहा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपको कोई इंक्रीमेंट प्रमोशंस नहीं है। अब मैनेजर ने क्या किया? स्टैंडर्ड लॉ करता है, वो क्या कहेगा? ROCE को कॉस्ट की बजाय हम क्या काम करते हैं? नेट बुक वैल्यू की बेस पे कैलकुलेट करके रिपोर्ट दे देते हैं ROCE की। अब जब नेट बुक वैल्यू की बेस पे कैलकुलेट किया, भाई टारगेट था आपका ROCE 20% होना चाहिए, आपने एक्चुअल में ROCE उनको मोर देन 20% अर्न करके दिया, अगले साल उससे ज़्यादा, उससे नेक्स्ट ईयर में उससे ज़्यादा, तो भाई ओवर द ईयर तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी शो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में परफॉर्मेंस
कांस्टेंट है। लेकिन हम क्या करेंगे, बीइंग मैनेजर अपनी परफॉर्मेंस को, हमें मालूम है कि रेशो एनालिसिस की बेस पे हमारी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। हम ROCE को कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट की बेस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बुक वैल्यू की बेस पे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी शो होगी। और जब ओवर द ईयर अच्छी परफॉर्मेंस शो होगी, मेरे अच्छे इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस होंगे। बात को समझ रहे हो? आप मैनिपुलेशन करते हो। मैनेजर्स क्या करते हैं, अगर रेशोस में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, आप देखो मैंने आपसे कहा कि डेट इक्विटी रेशो, टोटल डेट ओवर इक्विटी भी किया जा सकता है, नॉन करंट लायबिलिटीज ओवर इक्विटी भी किया जा सकता है, डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड भी किया जा सकता है। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन रेशो एनालिसिस। आप डिफरेंट एंगल से रेशोस को कैलकुलेट करते हो, एंड मैनेजर नोज वेरी वेल कि रेशोस की बेस पे मेरी परफॉर्मेंस एनालिसिस होनी है, तो वो लोग क्या काम करते हैं, ये मैनिपुलेशन करेंगे। एक्चुअल में रिजल्ट्स कुछ और होंगे और आपको पोर्ट्रे कुछ और किया जाएगा। इस मैनिपुलेशन को हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। ये भी तो होगा ना कि एसेट ओवर द ईयर। अब ये देखो, मैं ये कह रही हूँ, इससे देखो अपेरेंटली मैनेजर की अच्छी परफॉर्मेंस शो होकर उनको बेनिफिट हो रहा है, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है। एसेट जितना पुराना होता चला जा रहा है, उसकी बुक वैल्यू उतनी कम होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, और बुक वैल्यू के कम होने से अपेरेंटली प्रॉफिट अच्छा अनाउंस हो रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन, कॉस्ट जिस पे परचेज किया वो ओवर द ईयर तो सेम नहीं रहेगी, तो ये कॉस्ट कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करती। नॉन करंट एसेट की कॉस्ट कभी भी, इवन करंट एसेट की कॉस्ट फ्लक्चुएट नहीं करती। कॉस्ट क्या है, अ प्राइस अगेंस्ट विच यू हैव ऑलरेडी परचेज्ड योर एसेट्स, और ये तब चेंज होगी जब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ने तो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होना बेटे, उन्होंने डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में चले जा। ठीक हो गया? चले अब आगे आइए। विंडो ड्रेसिंग में बेसिकली मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन किस चीज को कहते हैं, रिजल्ट को चेंज कर देना। एक्चुअल में रिजल्ट्स कुछ और हैं, पोर्ट्रे कुछ और करना, और इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि अच्छी परफॉर्मेंस हो, आपका बेनिफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन को उसके एंगेज में क्या लॉस हो रहा है वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अब मैनेजर मैनिपुलेशन कैसे कैसे कर सकता है, मुख्तलिफ तरीकेकार है। नंबर 1 एक आपके सामने है कि रेशोज के लिए डिफरेंट बेसिस को यूज किया जाए। इसके अलावा क्या करते हैं मैनेजर्स, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स अवॉइड करेंगे जिससे होगा क्या, करंट ईयर में तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट होगा। जैसे वर्कर्स की ट्रेनिंग, अगर वर्कर्स की ट्रेनिंग आज आप करोगे, आपके करंट ईयर के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, परफॉर्मेंस लो शो होगी। मैनेजर कहेंगे हम ट्रेनिंग पे एक्सपेंस ही नहीं करते, ट्रेनिंग सेशन ही नहीं देते। ना ट्रेनिंग सेशन होगा, ना एक्सपेंसेस होंगे, ना करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज शो होगी। हालांकि आपके वर्कर्स के ट्रेनिंग सेशन से होगा क्या, फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। मैनेजर क्या सोचता है, भाई पता नहीं फ्यूचर में मैंने यहाँ रहना कि नहीं रहना, आज मैं जो स्टेप्स ले रहा हूँ मैं अपेरेंटली अपनी रॉन्ग परफॉर्मेंस शो कर दूँ और आने वाला उसका बेनिफिट ले जाए। मैनेजर्स ऐसे डिसीजंस को अवॉइड करते हैं। मार्केटिंग का क्या बेनिफिट होता है, मार्केटिंग का भी यही बेनिफिट होता है। वो क्या कहेंगे, मार्केटिंग से क्या होता है, आज मार्केटिंग पे एक्सपेंस करोगे, रेवेन्यू उसके एंगेज में आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में क्या इफेक्ट्स होंगे इसको मैनेजर्स इग्नोर करते हैं अगर हम सिर्फ रेशो एनालिसिस की बेस पे परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। और क्या कर सकता है मैनेजर, और मैनेजर ये करेगा, ना सिर्फ एक्सपेंसेस को डिले कर दिया जाता है बल्कि कुछ स्टेप्स ऐसे रेशोज वाले भी ले लिए जाते हैं। इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, देखो, और ये पॉसिबल है कि हम क्या करें, कस्टमर को अच्छी क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस करते हैं। क्रेडिट पॉलिसी अच्छी क्या होती है कस्टमर के लिए, आप उन्हें क्रेडिट का टाइम पीरियड बढ़ा दें। आप उन्हें कहो कि पहले हम कैश बेसिस पे बेचते थे, अब उधार बेचेंगे। पहले हम जब उधार बेचते थे 30 डेज का टाइम पीरियड देते थे, अब हम आपको 60 डेज का टाइम पीरियड देंगे। हो गया क्या, होगा क्या, कस्टमर अट्रैक्ट होगा। जब कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन उसके ऑपोजिट और क्या हो सकता है, आपके रिसीवेबल पाइल अप हो जाएंगे। वो लिक्विडिटी को तो बढ़ाएंगे लेकिन कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी बढ़ा देंगे, आपका कैपिटल टाई अप होगा। और रिसीवेबल के बढ़ जाने की वजह से आपके बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी बढ़ जाएंगे, लेकिन वो इस फैक्टर को इग्नोर कर देगा। फिर मैनेजर कहेगा पुराना एसेट ही यूज करते चले जाओ, क्योंकि जितना एसेट पुराना होता चला जाएगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन उतनी ही उसकी बुक वैल्यू कम होगी। जितनी बुक वैल्यू कम होगी, एसेट्स की बेस पे जितनी रेशोस आप कैलकुलेट कर रहे होंगे वो अच्छी शो होंगी, जबकि पुराना एसेट यूज करना ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में
नहीं होता। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को भी अवॉइड करेगा, क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो गया कॉस्ट में बढ़ जाना है, और अगर कॉस्ट बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ गया, आंसर आपका क्या होगा? कम हो जाएगा। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किन्हें कहते हैं? जो नॉन करंट एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड आज होगा, बेनिफिट इसका कब मिलेगा? इन फ्यूचर। तो ऐसे टेक्टिक्स यूज करते हुए रेशियो एनालिसिस की हेल्प से मैनिपुलेशन इज पॉसिबल, एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और रह गया हुआ है, और वो क्या है, फिर हम उसके बाद मजीद प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। कहते हैं बिजनेस में जब कोई एक ट्रांजैक्शन भी इंकर्ड होती है, आप एक माइनर सा भी डिसीजन लेते हो, वो सेम टाइम में बहुत सारी रेशियोज को इफेक्ट करता है, और अगर वो रेशियोज को इफेक्ट करेगा, रेशियोज की बेस पे परफॉर्मेंस एनालिसिस होनी है, उसके बारे में आपके व्यूज चेंज हो जाएंगे, आपके रिमार्क्स चेंज हो जाएंगे, इंटरप्रिटेशन वेरी हो जाएगी। इस चीज को समझाने के लिए बुक में उसने एक एग्जांपल दी हुई है। ओपन योर बुक्स। Example number 19, page number 486. इसमें एक दो मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, रिमेनिंग आपकी होम असाइनमेंट होगी। ये पेपर में ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के लिए। चलिए भाई, पहले तो मुझे लिखवाइएगा जो रेशोज के नेम्स दिए हुए हैं, हम वो रेशोज लिखते हैं, ठीक है। पहली रेशो कौन सी दी हुई है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला मेरा बेटा बताओ। जीपी ओवर सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट रेशो कौन सी दी हुई है? सीक्वेंस में बताइएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशो, फॉर्मूला बताओ। नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। थर्ड में करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। फोर्थ, स्टॉक टर्नओवर, ठीक है। अब ये अगर स्टॉक में डिफरेंट कैटेगरीज का जिक्र नहीं है तो इसे फिनिश स्टॉक टर्नओवर एज्यूम कर लेते हैं, और फिनिश गुड का स्टॉक टर्नओवर टाइम्स में सीजीएस ओवर फिनिश गुड इन्वेंट्री। आगे चलिए, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। रिटर्न किसके लिए वर्ड यूज होता है? सेल्स के लिए या प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट। और एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जब भी प्रॉफिट लेना है पीबीआईटी। अब सिर्फ नॉन करंट एसेट की रिटर्न पूछ रहा है, इसलिए नॉन करंट एसेट क्या होंगे? डिनोमिनेटर। यहां तक सबको क्लियर? अच्छा, अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो पढ़ते हैं। अच्छा, क्विक रेशो भी है, चलें भाई क्विक रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस ओवर करंट लायबिलिटीज। चलें भाई रिक्वायरमेंट की तरफ आइए। कहता है स्टेट द इफेक्ट बताइए, और किस तरह बताने, कौन सा रेशो इंक्रीज होगी, कौन सी डिक्रीज होगी, और किस रेशो पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑफ ईच ऑफ द अबव मेजर्स ऑन द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशोज। जो ऊपर स्टेप्स दिए जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं जो ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इन तमाम रेशोज पे उनके इफेक्ट बताने हैं हमें, इंक्रीज या डिक्रीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 1 ये है, कहता है पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। हम अपने सप्लायर से डिस्काउंट कब अवेल करते हैं? जब अर्ली पेमेंट करते हैं। चलो भाई उसकी एंट्री पास करते हैं, ठीक है। हमने सप्लायर को अर्ली पेमेंट कर दी, एंट्री क्या होगी? सप्लायर डेबिट होगा। सप्लायर के लिए हम क्या अकाउंट यूज करते हैं? टाइटल। पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करोगे? मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और भाई और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन होगी। अब इसमें कुछ ना वैल्यूज को हम सपोज कर लेते हैं।
हम सपोज कर लेते हैं कि पेबल को सपोज हमने 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी थी, कितने % डिस्काउंट है? 5% डिस्काउंट 5 हो गया, इसका मतलब है कि हमने उसको पेमेंट कितनी करी? 95। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन का, इस एक ट्रांजैक्शन का इन रेशियोज पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इधर कॉन्सेंट्रेट करें। क्या जीपी रेशियो में जीपी और सेल्स आ रहा है कि क्या इन 3 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट भी जीपी या सेल्स को इफेक्ट करेगा? करेगा। कौन सा? डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का याद कीजिए चैप्टर, उसमें मैंने क्या सिखाया था? इनकम स्टेटमेंट का कोई भी कंपोनेंट, चाहे रेवेन्यू या एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट को कम कर रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट को ज्यादा कर रहा होगा। अब डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है, इनकम स्टेटमेंट का कोई भी कंपोनेंट अगर क्रेडिट है वो प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, इससे कौन सा प्रॉफिट बढ़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसका मतलब है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आपकी जीपी रेशियो भी बढ़ेगी, आपकी एनपी रेशियो भी बढ़ेगी। इसके अलावा और किस पे इम्पैक्ट होगा? जहां पे पीबीआईटी आ रहा होगा। पीबीआईटी कहाँ आ रहा है? यहाँ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी बताइए, यहाँ तक समझ में आया? अब अगली की बात करते हैं, इधर आओ। क्या इस ट्रांजैक्शन से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इफेक्ट हो रहे? पेबल क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज कर रही है बाय 100। ये बैंक बैलेंस था या बैंक ओवरड्राफ्ट था? स्टेटमेंट में उसने लिखा हुआ है ये बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो मजीद जब बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है तो ये भी एक करंट लायबिलिटी है। ये क्या हो रहा है? बढ़ी है। कितने से करंट लायबिलिटी बढ़ी? 95। करंट लायबिलिटी पे ओवरऑल इफेक्ट कितने का हुआ है? 5 से आपकी करंट लायबिलिटी कम हो गई। 5 से आपकी करंट लायबिलिटी कम हो गई भी है। अच्छा जी, अगर और क्या इससे कोई करंट एसेट इफेक्ट हो रहा है? Yes. कौन सा करंट एसेट इफेक्ट हो रहा है? ये बैंक एसेट नहीं है इस सिचुएशन में, उसे ओवरड्राफ्ट का कहा। ठीक है, चलो भाई अब इधर आइए जरा। आपकी करंट लायबिलिटीज $5 से कम हो रही हैं। अगर करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर का आंसर के साथ कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अगर ये कम हो रही है तो करंट रेशो बढ़ जाएगी। इस तरीके से जब भी अगर इन केस वो पेपर में पूछ ले, जो ट्रांजैक्शन बताई हुई उसकी एंट्री पास करनी है, साइड पे रेशियोज लिखनी है और फौरन उनके फॉर्मूलाज लिखने और यूं सोचना है कि किसका इफेक्ट किस पे क्या होगा। आइए कौन सी रेशियो रहेगी? इधर आओ। स्टॉक टर्नओवर। क्या ये स्टॉक टर्नओवर को इफेक्ट कर रहा है? बिकॉज ऑफ सीजीएस कुछ हो रहा है? सोच लें कैसे? डिस्काउंट रिसीव। इसका ट्रीटमेंट क्या पढ़ के आए हो? ये परचेसेस के अगेंस्ट होता है, परचेसेस में से माइनस करो, परचेसेस कम होंगी, परचेसेस के कम होने से सीजीएस कम होगा, और जब सीजीएस न्यूमरेटर कम होगा तो स्टॉक टर्नओवर भी कम हो जाएगा। इधर आओ। क्या करंट एसेट या इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट हो रहा है? नो। लेकिन करंट लायबिलिटी आपकी कम हो रही है। करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर के कम होने से आंसर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, कैन यू सॉल्व दिस? सेकंड ट्रांजैक्शन सॉल्व करके दिखाएं।